नमस्कार दोस्तों, आरकेजी के गाइड की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कल से लेकर अभी तक भारत को लेकर एक नहीं बल्कि कई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिन्हें हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, बात करेगा पहली अपडेट की, तो ये आ रही है भारत और चीन की स्टील डंपिंग को लेकर। भारत सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चाइना को काफी बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि चाइना हर साल भारत में हजारों टन स्टील डंप करता है, जिसकी वैल्यू कई मिलियन डॉलर्स में होती है। अब ये स्टील सस्ता होने की वजह से काफी ज्यादा डिमांड में रहता है, जिसकी वजह से भारत के जो लोकल स्टील प्रोड्यूसर्स और कंपनीज हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा चाइनीज स्टील की क्वालिटी भी कुछ ज्यादा खास नहीं होती, जिससे अल्टीमेटली इंडियन कंज्यूमर्स की सिक्योरिटी का भी काफी बड़ा लॉस होता है। आप चाइना भारत में स्टील डंप ना कर सके, इसलिए कई बार भारत सरकार ने चाइनीज स्टील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी तक इम्पोज की है। लेकिन फिर भी भारत के ही कुछ लोकल बायर्स पैसे बचाने के चक्कर में चीन से डायरेक्ट स्टील न खरीदते हुए दूसरे देशों के रास्ते से चाइनीज स्टील का इंपोर्ट करवाते हैं, जिससे अल्टीमेटली भारत सरकार की एंटी डंपिंग ड्यूटी बाईपास हो जाती है और चाइनीज स्टील इंडियन मार्केट में एंटर कर जाता है। इसलिए भारत सरकार ने भी अब चीन को मात देने के लिए अपने स्टील को ही सस्ता करने का एक काफी बड़ा प्लान बनाया है। दरअसल, खबर निकलकर आ रही है कि भारत की सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भारत के अंदर टोटल 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है, जिससे भारत के अंदर इस तेल की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। क्योंकि जब भारत के अंदर इस स्टील की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली स्टील के प्राइस सस्ते हो जाएंगे, जिसके बाद भारत के जो स्टील बायर है वो चाइना के बजाय भारत के डोमेस्टिक स्टील सप्लायर से ही स्टील परचेस किया करेंगे। सेल कंपनी का कहना है कि वो साल 2031 तक स्टील प्रोडक्शन को 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन तक करने की प्लानिंग कर रही है। साथ ही 2035 तक इसे और बढ़ाकर 50 मिलियन टन करने वाली है, जिससे अल्टीमेटली भारत का स्टील चाइनीज स्टील जितना सस्ता होने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की, तो ये आ रही है रशिया और भारत को लेकर। ऐसा क्या आप सभी लोग जानते हो कि भारत के पास बड़े नंबर्स में मेक 2095 डिजिट मौजूद है, जो कि एयरफोर्स और नेवी दोनों में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी और सिक्योरिटी रीजंस के चलते भारत साल 2030 तक इन्हें पूरी तरह से रिटायर करना चाहता है। अब इन्हें रिटायर करने के लिए भारत सरकार को नए फाइट एजेंट खरीदने की जरूरत है। अब इसी चीज को देखते हुए रशिया ने एक बार फिर भारत को अपना सुखोई SU-75 फाइटर सामने से ऑफर कर दिया है। दरअसल, खबर निकलकर आ रही है कि हाल ही में भारत के PM हैं नरेंद्र मोदी जी रशिया की विजिट पर गए थे। इस दौरान रशिया और भारत के डिफेंस ऑफिस सेल्स के बीच एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग के दौरान रशिया ने सामने से 5th जनरेशन फाइटेज SU-75 खरीदने का ऑफर दिया है। रशियन ऑफिसर्स का कहना है कि भारत को अगर मिग 2095 डिजिट को रिप्लेस करना है तो SU-75 इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिग और सुखोई दोनों के बीच काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है और दोनों का प्लेटफॉर्म लगभग सिमिलर है और ऊपर से SU-75 सबसे लेटेस्ट है। इसलिए ये MiG-29 का एक बड़ा सक्सेसर भी बन सकता है। इसके अलावा रशिया ने भारत को ये भी वादा किया है कि अगर भारत रसिया से SU-75 खरीदता है तो वो भारत को अपना SU-7530 से लेकर 35 मिलियन डॉलर्स में भी देने को तैयार है। कंपैरिजन के लिए एक राफेल फाइटर जेट की कीमत 100 से लेकर 120 मिलियन डॉलर से, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइट एजेंट है। यानी कि राफेल के प्राइस में रसिया हमें 3 से 4 SU-75 दे सकता है। इसके साथ ही रशिया ने ये भी कहा है कि SU-75 को पर आवर ऑपरेट करने का जो खर्चा है वो अमेरिका के F-35 से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा कम होगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा।
हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया ये सब इसलिए कर रहा है ताकि एक बार भारत रशिया के Su-75 को खरीद ले और उसे इसकी पब्लिसिटी करने का मौका मिल सके, क्योंकि रशिया ये बात जानता है कि भारत ने साल 2016 में चल राफेल फाइटर खरीदा था। तब उस वक्त राफेल की कीमत रातों रात पलट गई थी और भारत के लेने के बाद राफेल को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिली और कई देशों ने फ्रांस से राफेल खरीदना शुरू कर दिया था। अब ऐसा ही कुछ रशिया Su-75 के साथ भी करना चाहता है और एक बार पब्लिसिटी मिल गई तो रशिया बाद में ऐसे 75 के प्राइस को बढ़ाकर अपना लॉस रिकवर कर सकता है। हालांकि जब तक रशिया AC-75 का प्रोटोटाइप मॉडल है तैयार नहीं कर लेता और भारत ऐसे 75 के डिजाइन से पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता, तब तक भारत रशिया के इस ऑफर को ना तो एक्सेप्ट करेगा और ना ही रिजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, हमारी अगली अपडेट भी रशिया की तरफ से निकल कर आ रही है। रशिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक जिसका नाम वीटी बैंक है, पिछले कल इस बैंक की तरफ से भारत से काफी बड़ी रिक्वेस्ट की गई है। दरअसल वीटीबी बैंक के चेयरमैन और सीईओ ने हाल ही में भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए यह कहा है कि भारत को बड़े स्केल पर रशिया को अपना सामान एक्सपोर्ट करना चाहिए। उनका कहना है कि उनका बैंक उन भारतीय कंपनियों की मदद करता है जो रशिया के साथ ट्रेड करना चाहती है, ताकि दोनों देशों के बीच के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। लेकिन भारत अभी भी रशिया को इतने बड़े लेवल पर सामान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा जितने बड़े लेवल पर रशिया भारत को कर रहा है। अभी भी रशिया में कई सेक्टर्स में कंज्यूमर आइटम्स की कमी है और इसी कमी के चलते हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हम भारत से फूड, जीवन, चाय के साथ साथ हाउस होल्ड और इंजीनियरिंग गुड्स अच्छे खासे मार्जिन पर खरीदना चाहते हैं। हमारे रिटेलर्स लगातार इंडियन कंपनीज के साथ संपर्क में हैं, लेकिन इंडियन कंपनीज हमारे रिटेलर्स को अपना सामान बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां हमारी हेल्प करें और हमें एक्सपोर्ट करें। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि न सिर्फ एक्सपोर्ट बल्कि इंडियन कंपनीज को हमारे देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप बढ़ने के साथ साथ पीपल टू पीपल रिलेशंस भी काफी इंप्रूव होंगे और रशिया के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसके लिए हमारा बैंक यानी कि वीटीपी बैंक हर तरह से इंडियन कंपनीज की मदद करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमारी अगली अपडेट भारत की टाटा और महेंद्र कंपनी के साथ साथ साउथ कोरिया की हुंडई कंपनी को लेकर आ रही है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत की टाटा और महेंद्र कंपनी की वजह से साउथ कोरिया की हुंडई कंपनी को काफी ज्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है। दरअसल हुंडई कंपनी भारत के अंदर दूसरी ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट भारत में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और भारत के अंदर इस कंपनी का मार्केट से लगभग 13.5% है। लेकिन भारत के अंदर जो डिमांड है वो हुंडई कंपनी से हटकर टाटा और महेंद्र के ऑटोमोबाइल पर शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर टाटा और महेंद्र कंपनी के ऑटोमोबाइल्स की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है और पिछले महीने टाटा कंपनी की पर यूनिट सेल लगभग 13.2% थी, जबकि महेंद्र कंपनी की पर यूनिट सेल लगभग 12.4% हो चुकी है, जिस वजह से भारत की ये दोनों ही कंपनी साउथ कोरिया की हुंडई कंपनी को बीट करने वाली है, जिसका असर अक्टूबर में आने वाले आईपीओ में देखने को मिलेगा। और हुंडई कंपनी ने जो भारत के अंदर अपना टारगेट सेट किया हुआ है वो उसे अचीव नहीं कर पाएगी। और अगर टाटा और महेंद्र कंपनी ने हुंडई कंपनी को ओवरटेक कर लिया तो इससे हुंडई कंपनी की भारत के अंदर जो पोजीशन है वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही हुंडई कंपनी को काफी बड़ा लॉस भी उठाना पड़ सकता है। वैसे आपको किस कंपनी की गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना और जाने से पहले एएसवी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।